नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कॉल फॉर केयर में आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। रिसर्च बताती है कि 50 से ऊपर हर 5 में से एक महिला को ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है। तो ऐसी ये बीमारी क्या है, क्यों ये बहुत ज़्यादा महिलाओं को ही होती है, ऑस्टियोपोरोसिस के क्या सिम्टम्स हैं, किस तरीके से इसका इलाज आयुर्वेद के जरिए किया जा सकता है और डाइट और लाइफस्टाइल का कितना बड़ा रोल होता है ऑस्टियोपोरोसिस में, ये हम जानेंगे आज। और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विभा शर्मा। डॉक्टर विभा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी की अगर बात करें, क्या है ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी? देखिए, संधिवात जो बीमारी है वो ऑस्टियोपोरोसिस ही आयुर्वेद में जो इसको कहा गया है। वात रोग में श्रेष्ठ इसका नंबर 1 स्थान है और ये फैक्ट है कि हर 5 में से एक से भी ज़्यादा फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है। कारण ये है कि बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस एक फीमेल बॉडी में आते हैं। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हर 10 से 15 साल के बाद एक फीमेल की बॉडी में होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बीमारी होने की संभावना रहती है। और अराउंड 50 इसलिए है कि जब मीनोपॉजल स्टेज होती है उस वक्त में जो ऑक्सीटोसिन है उसका लेवल बॉडी में कम होने लगता है, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है बॉडी में से निकलना शुरू हो जाता है। जब बॉडी में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है तो ये खास तरह से ऑस्टियोपोरोसिस होने की शुरुआत वहीं से हो जाती है। उसमें क्या है कि जो बोन्स की डेंसिटी है, यानी कि बोन के जो टिश्यूज की जो थिकनेस है वो कम होनी शुरू हो जाती है और खास तौर पे कैल्शियम और फास्फोरस बोन्स में कम हो जाते हैं और बोन्स फ्रेजाइल हो जाती हैं। तो जब भी आप चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं जब वो मूव करते हैं तो क्योंकि बोन्स वीक हो गई हैं उनका क्षरण होने लग जाता है, जैसे वो झड़ने लग जाती हैं। तो फिर उनके झड़ने की वजह से उस खास जगह पे स्वेलिंग आने लगती है, रेडनेस होने लगती है और फिर पेन होने लगती है। इसके अलावा सबसे खराब बात इस बीमारी की है कि आपकी बोन्स इतनी वीक हो जाती हैं कि अगर बाई चांस आपका पैर स्लिप कर जाता है या आप गिर जाते हैं तो आपको फ्रैक्चर होने की पूरे चांसेस रहते हैं। और फिर उससे भी खराब बात यह है कि अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो क्योंकि बोन्स वीक हैं, उसके जो टिश्यू और कार्टिलेज जो प्रॉपर्ली बनने चाहिए थे उनमें डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो फ्रैक्चर है वो आप दोबारा उसका जो ठीक से उसकी जो है वो सेटिंग नहीं हो पाती है, तो आगे की जो लाइफ है बहुत टफ हो जाती है। तो बेहद शुरुआती दौर पे ही अगर इसका इलाज आयुर्वेद के जरिए किया जाए तो ये 100% रिकवर हो सकती है, क्योंकि हर वक्त बॉडी में सेल्स का बनना और खराब होना यानी कि डीजनरेशन होना कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन अगर आप खास स्टेज के बाद आफ्टर 40s जब डीजनरेशन ही स्टार्ट हो जाती है पूरी बॉडी में, अगर आप उस समय ऐसी खास तरीके से दवाइयां लें और अपने कैल्शियम और फास्फोरस का जो लेवल है उसको ठीक रखें तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि विभा जी ने बताया, बहुत ही कॉमन येट वेरी सीरियस प्रॉब्लम और बहुत ज़रूरी है खासतौर पर महिलाएं अपना ध्यान रखें। कैल्शियम जब बॉडी में बनना बंद हो जाता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो धीरे धीरे बोन्स जो हैं वो डिके करने लगती हैं और जैसे कि विभा जी ने बताया उससे बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। आपके गिरते ही फ्रैक्चर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और फ्रैक्चर होने के बाद रिकवर करने में भी बहुत वक्त लग जाता है। 100% रिकवरी की भी गारंटी नहीं होती, इसलिए बहुत ज़रूरी है जब हमें पता है कि ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस है तो प्रिवेंशन क्यों ना किया जाए, क्यों ना पहले से ही ऐसे प्रिकॉशंस लिए जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं शुरुआत से महिलाएं जब वो 30 इयर्स की एज में पहुंचती हैं, क्या आपको लगता है अपने जिंदगी में क्या बदलाव करने चाहिए ताकि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस की परेशानी है वो उन्हें हो ही ना? देखिए, बिल्कुल ये प्रिवेंटिव डिजीज है। बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जिसमें आप प्रिवेंशन नहीं कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है, लेकिन डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर आप प्रिवेंशन रखते हैं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। आफ्टर 30s क्या होता है कि बड़ी रिस्पॉन्सिबल लाइफ के ये कुछ साल होते हैं जिसमें आप घर और बाहर बहुत बिजी रहते हैं। उस टाइम पे आपने क्या खाया है और क्या आपने लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि आप घंटों बैठे रहते हैं, आपका जो वॉकिंग है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, तो ये एक गलत सिम्टम है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर मील्स टाइम पे नहीं लेते हैं या वो मील्स लेते हैं जिसमें आपके जो मिनरल्स हैं खासतौर पे कैल्शियम और फास्फोरस वो अगर आप टाइम पे आपकी बॉडी को नहीं मिलते हैं तो भी आगे जाके जो आपकी ये बोन्स हैं ये वीक होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा मीनोपॉजल स्टेज पे या हार्मोन्स के टाइम या आपको अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो भी आप में ये बीमारी होने की चांसेस पूरे होते हैं। इसके अलावा जो डायबिटीज़ है उसमें भी आप न्यूरोपैथी हो सकती है और आपकी बोन्स और आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका इफेक्ट आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें और इन चीज़ों की बीमारियों को कंट्रोल में रखें और उसके साथ साथ आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। आप ओवरवेट अगर आप हो जाते हैं, चाहे उसका कोई भी कारण है, आप में जेनेटिक है, आप ज़्यादा खाते हैं या आपको थायराइड है या आपको कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ओवरवेट हो गए हैं, तो उसका ध्यान जरूर रखना है क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है
है कि जब बोन्स और या जॉइंट्स वीक पड़ने शुरू होते हैं और उनको आपकी बॉडी का भार ज़्यादा कैरी करना पड़ता है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये प्रिवेंटिव डिजीज़ है, यानी कि एहतियात अगर आप बरतें तो ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। तो सबसे पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि ऑस्टियोपोरोसिस के आप शिकार हो ही ना। लेकिन अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है तो उसके बाद क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो लेना बहुत ज़रूरी है, कौन सी दवाइयों को लेना ज़रूरी है, किस तरह की डाइट हो, किस तरह की लाइफस्टाइल हो, आइए ये भी जानते हैं विभा जी से। विभा जी, ऑस्टियोपोरोसिस ना हो इसके लिए प्रिवेंशन तो हमने जान ली है, लेकिन अगर हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या आयुर्वेद के जरिए इसका इलाज संभव है, कौन सी दवाएं हैं जो इसमें मददगार हो सकती हैं? देखिए, क्या कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, जी सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के जरिए ही इसका इलाज संभव है। और जी क्योंकि आयुर्वेद में ही ऐसी औषधियाँ हैं जो आपकी जो कार्टिलेज डैमेज है उसको रिजुविनेट कर सकती हैं, जी या आपका जो कैल्शियम, अब आप कोई भी आप कैल्शियम लेते हैं तो उसमें से देने वाले डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 80% जो कैल्शियम है इसमें आपकी बॉडी से निकल जाएगा, जी एक्सक्रीट हो जाएगा, सिर्फ 20% आपकी बॉडी एब्जॉर्व करेगी। जी लेकिन आयुर्वेद के जो कैल्शियम्स हैं वो इतने नेचुरल हैं जी कि आपकी बॉडी में 100% एब्जॉर्ब होते हैं और आपको इस तरीके की जो कमी है उसको पूरा करते हैं। जी दूसरा, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डाइट में फूल मखाना है, फुल सोर्स ऑफ कैल्शियम है। जी इसके अलावा तिल है, जी पूरा ना सिर्फ ऑयलिंग पूरी करते हैं, कैल्शियम के लेवल को भी मेंटेन करते हैं। तो जी रात को 2 चम्मच तिल को दूध में भिगो के रखना और सुबह के वक्त उसको खाली पेट चबा के खाना आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचा सकता है। जी इसके अलावा सब्जी जब आप खाते हैं, हफ्ते में 3 मील्स हैं, हफ्ते में 3 दिन अगर आप फूल मखाने की सब्जी खाते हैं जी या उनको फूल मखाने की खीर बना के खाते हैं या जी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो जी भी आपका जो कैल्शियम लेवल है काफ़ी हद तक ठीक रहता है। जी, तो जैसे कि विभा जी ने बताया कि आयुर्वेद में ही इसका इलाज संभव है और साथ ही साथ अपनी डाइट को अगर आप अच्छा रखते हैं, फूल मखाना, तिल जैसी चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट जैसी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और साथ ही साथ कहते हैं कि ख़ास तौर पर औरतों को दूध पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़रूरी होता है कि रोज़ कम से कम 1 ग्लास दूध वो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। दही, पनीर, इन चीज़ों को भी अपनी डाइट में रेगुलरली शामिल करें ताकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी कभी भी उनकी बॉडी में ना हो। ऑस्टियोपोरोसिस की जब हमने बात की तो क्या ऑस्टियोपोरोसिस के अलग-अलग टाइप होते हैं? क्या ये बीमारी ही कुछ अलग बीमारियों में तब्दील हो सकती है? ऑस्टियोपोरोसिस के भी क्या डिफरेंट काइंड होते हैं? बिल्कुल, ऑस्टियोपोरोसिस शुरुआत है जी जितने भी तमाम जोड़ों से या बोन से संबंधित बीमारियां हैं, ऑस्टियोपोरोसिस ही स्टार्ट होता है। इसके जी अलावा ये जब आगे बढ़ जाता है तो फिर आर्थराइटिस, गाउट या बिल्कुल ही जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाना, रोमेटिक डिजीज हो जाना, ये सारी चीज़ें इसके बाद ही आती हैं। तो जी शुरुआती दौर पे अगर ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षणों को अगर हम इग्नोर ना करें, अपनी बॉडी की लैंग्वेज को सुने, यानी कि जब आपको उठते बैठते समय बॉडी में पेन होना शुरू हो जाए, या आपको कट कट की साउंड आनी शुरू हो जाए, जी या बहुत समय तक अगर आप कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट रहते हैं तो वहाँ पे वाता का जो एग्रीवेशन हो जाता है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इंडिकेट करती हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। जो डिस्कम्फर्ट है, अगर आपको जी पेन नहीं भी है जी लेकिन अगर आपको डिस्कम्फर्ट है तो ऐसे में भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए। जी, तो जैसे कि विभा जी ने बताया अलर्ट हो जाना ये बहुत ज़रूरी होता है। कुछ सिम्पटम्स अगर आपको दिखाई दें तो उसके बाद आपको अपने आप को उन प्रिवेंटिव मेजर्स में डाल देना या उन प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करना ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जब भी ऑस्टियोपोरोसिस की बात होती है या फिर हमें ये पता चलने लगता है कि हमारी बोन्स कमज़ोर होने लगी हैं, कुछ आवाज़ें जैसे कि विभा जी ने बोला वो हमें सुनाई देने लगती है मूवमेंट के दौरान, तो सबसे पहले हम कैल्शियम सब्स्टिट्यूट के ऊपर चले जाते हैं जो हमारे को कैल्शियम देता है। ऐसी गोलियां हम लेने लगते हैं, लेकिन कितना फ़ायदा पहुंचाती हैं ये गोलियां हमें, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कैल्शियम की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं ये जान के कि हाँ हमारी बोन्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। वो कैल्शियम क्या आपके लिए हेल्पफुल होता है? क्या कैल्शियम अगर एक्सेस हो जाता है उससे कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर कैल्शियम का सब्स्टिट्यूट अच्छा क्या हो सकता है? देखिए, अगर आपकी बॉडी को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप उसको लेते हैं तो वो आपके शरीर के लिए किसी भी तरह से फ़ायदेमंद नहीं है। तो ज़रूरी है कि पहले कैल्शियम लेवल आप टेस्ट करा लें। आप तमाम इन्वेस्टिगेशंस करा लें, कोई बहुत लंबे चौड़े टेस्ट नहीं है ये, जी बहुत महंगे टेस्ट भी नहीं है। जी आप सीरम कैल्शियम टेस्ट करा सकते हैं, आप विटामिन डी टेस्ट करा सकते हैं, और इसके अलावा आपको ज़रूरी है कि आप अपना बोन डेंसिटी टेस्ट भी कराएँ। अगर आपको इस तरीके की पेन्स होती हैं या जॉइंट्स में स्वेलिंग दिखती है या डिस्कम्फर्ट दिखता है तो आप बोन डेंसिटी टेस्ट भी करा सकते हैं। अगर वहाँ जी दिक्कत आती है तो आप कैल्शियम लें। और मैं तो कहती हूँ
अगर कैल्शियम लेना पड़ता है तो 100% आप अपनी डाइट भी ठीक करें और साथ साथ आपको आयुर्वेद के जो कैल्शियम्स हैं जिसका बेस कोरल है, जो एक नेचुरल सोर्स है कैल्शियम का, जिसमें प्रवाल है, मुक्ता है, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुक्ता पिष्टी ले सकते हैं, प्रवाल भस्म या प्रवाल पिष्टी ले सकते हैं, जो 100% एब्जॉर्ब होती हैं और बहुत जल्दी आपके कैल्शियम लेवल को ठीक करती हैं। तो हम इन चीज़ों को जब लेंगे तो कैल्शियम लेवल पूरा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ कैल्शियम ही एकमात्र कल्प्रेट नहीं है बीमारी होने के लिए, क्योंकि वाता का एग्रीवेशन होना भी ऑस्टियोपोरोसिस का एक मेन कारण है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन का रहना या बहुत लंबे समय तक आपकी बॉडी में वाता का एग्रीवेशन होना, जिसके सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपकी इंटेस्टाइन्स ड्राई हो सकते हैं। आप जो बात कर रही हैं, जैसे कि विभा जी ने बताया कि कैल्शियम ही सिर्फ एक कल्प्रिट नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इसको होने के लिए यानी ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकती हैं। क्या है वो चीजें, कौन से और भी कल्प्रिट हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, ये हम जानेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज कॉल फॉर केयर में हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। अभी तक हमने जाना कि ऑस्टियोपोरोसिस आखिर क्या बीमारी है, इसके होने के क्या कारण हैं। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि विभा जी ने बताया कि कैल्शियम डिफिशिएंसी ही सिर्फ एक कारण नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रिगर कर सकती हैं, उसको एग्रीवेट कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन कारणों के बारे में भी जानें। क्या है वो रीजंस जिनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है कैल्शियम डिफिशिएंसी के अलावा? देखिए, विटामिन B6 और B12 की कमी होना, विटामिन डी की कमी होना भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन रहना, कॉन्टिन्यूस आपके जो ड्राइनेस है इंटेस्टाइन्स में रहना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होती है ऑस्टियोपोरोसिस को होने का। ओवरवेट होना, हाइपरथायराइडिज्म होना या किसी भी तरह से हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना भी एकमात्र ये जो बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, उसका एक रीज़न हो सकता है। और इसके अलावा खास तौर पे डाइट में आजकल बहुत चेंजेस आ रहे हैं। लोग बहुत ऑयललेस और स्पाइसलेस लोगों ने खाना शुरू कर दिया है। स्पाइसलेस खाने से जो डाइजेशन, जो मेटाबॉलिक रेट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, क्योंकि जितने भी स्पाइसेस हैं हमारे, जिसमें काली मिर्च है, लौंग है, जीरा है, जायफल है, ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को अप करते हैं। और जब मेटाबॉलिज्म ठीक होता है तो किसी भी तरह के टॉक्सिन्स जो हैं वो आपकी बॉडी में नहीं रहते हैं, क्योंकि आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा, यूजफुल एब्जॉर्ब हो जाएगा। और यही स्पाइसलेस खाना भी आजकल हाइपरथायराइडिज्म की तरफ या हाइपोथायराइडिज्म की तरफ बेसिकली लेके जाता है, जहाँ पे मेटाबॉलिक रेट कम या बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो स्पाइसलेस खाना और दूसरा ऑयललेस खाना। अगर अब हम बात करते हैं विटामिन डी की, तो ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। बिल्कुल, अगर आप फैट नहीं लेंगे तो वो विटामिन आपने लिया भी है अगर डाइट में, तो आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए जो टेंडेंसी चल गई है वेस्टर्न कल्चर को देख के कि आप स्पाइसलेस खाएं, आप ऑयललेस खाएं, आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन इनफैक्ट ये चीज़ें बॉडी के लिए बेनिफिशियल उतनी नहीं है। आप उतना ऑयल और उतना स्पाइसेस ज़रूर खाएं जो आपकी बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। और ऑयल भी या फैट का जो भी कंटेंट है वो क्या लेना है ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, फीमेल्स भी नॉन वेज जो खाती हैं उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। रादर जो रेगुलर चिकन खाती हैं, जो फुल सोर्स ऑफ कैल्शियम है, उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। उसके कारण यही है कि खा तो आपने लिया, लेकिन आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हुआ ना या नहीं हुआ, ये मैटर करता है। खाना ही सिर्फ मैटर नहीं करता, आपकी बॉडी का जो उसको एसेंशियल पार्ट मिलना चाहिए वो मैटर करता है। बिल्कुल। तो जैसे कि विभा जी ने बोला कि आपकी बॉडी में वो जो भी चीज़ आपने खाई है, जो भी विटामिन का इंटेक किया है, जिस भी तरह की आपने मिनरल लिया है, वो एब्जॉर्ब आपकी बॉडी में हो रहा है या नहीं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे डाइटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। यानी कि अगर आपने आयरन रिच डाइट ली है और उसके साथ आप कोई खास स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन लेते हैं डाइट का, तो आपका वो जो आयरन एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है। सेम चीज़ होती है कैल्शियम के साथ। तो ऐसे कौन से डाइटरी कॉम्बिनेशन है जो आपको लेने चाहिए ताकि ज़्यादा एब्जॉर्ब हो आपकी बॉडी में कैल्शियम या और जो भी आप स्पेसिफिक विटामिन या मिनरल ले रहे हैं? अगर हम इसकी बात करें ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, उसके लिए आपने बताया है कि बहुत ज़रूरी है कि कैल्शियम आपकी बॉडी में जाए, बहुत ज़रूरी है कि विटामिन बी आपकी बॉडी में जाए। तो इनके लिए कौन से अच्छे डाइटरी कॉम्बिनेशन है जो इनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं? देखिए, एक तो फ्रेश फ्रूट्स लेने ज़रूरी हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लेने बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं अपने आप में रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम होते हैं और बहुत इस फॉर्म में होते हैं कि वो एब्जॉर्ब हो जाएं। दूसरा ये है कि जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं, कलर्ड फ्रूट्स हैं, जिसमें मैंगो है, पीच है, अनार है, ये जितने भी मैक्सिमम जिनमें कलर होता है वो फ्रूट्स होते हैं जिसमें B6 और B12 मैक्सिमम होता है, या साथ में विटामिन ए भी मैक्सिमम होता है। तो इन फ्रूट्स का खाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है।
हो सकता नहीं या होता है, जी। लेकिन ये कि आपका डाइजेशन ठीक रहना चाहिए। जी। दूसरा ये है कि कॉन्स्टिपेशन आपको बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल। और ख़ास तौर पे नॉर्मल जो डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं, इनके अलावा कुछ दवाएँ ऐसी हैं जिनको आप ले सकते हैं, जिनसे आप बहुत ईज़िली इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं। जी। जैसे तिल की बात मैंने की है, जी। आप उसको दवाई भी काउंट कर सकते हैं और जी। आप उसको पार्ट ऑफ डाइट भी ले सकते हैं। जी। इसी तरीके से रात के वक़्त दही का खाना, जी। या दिन में भी अगर आप, गर्मियाँ हैं, लोग जनरली कहते हैं कि गर्मियों में दही खाना चाहिए, लेकिन बेसिकली दही उष्ण होता है, जी। इसीलिए इसको मिट्टी के बर्तनों में जमाया जाता है जी। ताकि इसकी जो गर्मी है थोड़ी कम हो सके। जी। तो जो दही है उसमें भी भुना हुआ जीरा, काला नमक और हींग डाल के उसका सेवन करना चाहिए। जी। रात के समय दही का सेवन करना भी अपने आप में एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बीमारियों को क्रिएट कर सकता है। जी, तो इन यानी कि चीज़ों का रात ख्याल को दही का सेवन इससे बचना चाहिए। विभा जी साथ में कहते हैं कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं, जैसे आप पनीर अगर खा रहे हैं, तो उसको अगर आप डीप फ्राई करके खाते हैं, यानी फैट को उसके साथ कंबाइन कर देते हैं, तो कैल्शियम हमारी बॉडी में ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होता है। इज़ इट अ फैक्ट और इट्स जस्ट अ मिथ? नहीं, इसको बल्कि ये गलत प्रैक्टिस है। जी। पनीर को फ्राई करके खाना आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो सकता जी। है। आप फैट का मतलब ट्रांस फैट तो बिल्कुल नहीं है। जी। मेरा फैट से कहने का मतलब ये नहीं था कि आप फ्राइड चीज़ें खानी शुरू कर दें, जी। या पराठे खाने शुरू कर दें, या जी। आप और तमाम तरह की तली हुई चीज़ें खाएँ। फैट का मतलब ये है कि जो आप कुकिंग बेस इस्तेमाल करते हैं, जी। वो आप बॉइल्ड खाना ना खाएँ। जी। आप जो भी खाना बनाते हैं, आप उस फैट में उसको बनाएँ जो आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल है, जो आपके बिल्कुल। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जी। जैसे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ नारियल का तेल खाया जाता है। जी। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया जाता है या सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जी। जाता है। आजकल फैशन में ऑलिव ऑयल यूज़ हो गया है, शुरू हो जी। गया है, जो कहीं भी हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल नहीं है। जी। तो आप उस कुकिंग मीडियम का इस्तेमाल करें जो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, जो आपकी नेचर और क्लाइमेट ने आपके लिए बनाया है। तो आप बिल्कुल। जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है, आप वो कुकिंग बेस यूज़ करें। बिल्कुल, तो जैसे कि विभा जी ने कहा कि फैट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाना शुरू कर दें, लेकिन जिस क्लाइमेट में आप रह रहे हैं उसके हिसाब से जितना ऑयल और जिस तरह का ऑयल आपको खाना चाहिए वो आप ज़रूर कुकिंग बेस रखें। बिल्कुल भी जो बॉइल्ड फूड होता है सिर्फ उसका इस्तेमाल ना करें। ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें, क्या ऑस्टियोपोरोसिस जेनेटिक भी होता है? क्या ये एक ऐसी बीमारी है जो जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र होती है? और जिन लोगों की जनरेशन में पहले ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, क्या उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है? देखिए, बहुत बड़ा फैक्टर इसमें जेनेटिक कैरेक्टर का नहीं है, लेकिन येस, जहाँ पे अगर जी। फैमिली में बोन्स वीक चल रही हैं तो वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि जी। वो कैरी ऑन हो जाता है। जी। लेकिन जेनेटिक ही एकमात्र कारण ऐसा नहीं है। जी। जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो ये बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज़ भी है, जी। और अगर आप अपना ख़्याल उस तरीके से नहीं रखते हैं तो आपको ये बीमारी हो सकती है। जी। लेकिन यही है कि आप ठीक खाएँ, टाइम पे खाएँ, और जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है आप वो खाएँ। जो बिल्कुल। आपकी इच्छा हो रही है आप हमेशा सिर्फ वो ना खाएं, लेकिन जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है आप वो खाएं। ये ध्यान बिल्कुल। रखना तो जरूरी है। जैसे कि विभा जी ने कहा कि इच्छाओं से परे जो आपके लिए ज़रूरी है, वो जानना, वो खाना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। औरतों की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पीरियड आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल होते हैं। फिर चाहे वो प्यूबर्टी हो या फिर हो वो प्रेगनेंसी या फिर मेनोपॉज़। क्या इन खास पीरियड्स के दौरान आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ऑस्टियोपोरोसिस से दूर रह सकें? ये हम जानेंगे विभा जी से, मगर इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज कॉल फॉर केयर में हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि औरतों की ज़िंदगी में कुछ पीरियड बेहद खास होते हैं, बहुत ही क्रूशियल होते हैं। ख़ास तौर पर उस समय के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ऑस्टियोपोरोसिस से आप दूर रहें? विभा जी, जैसे कि हमने बात की कि कुछ टाइम ऐसा होता है, कुछ ऐसे पीरियड होते हैं जो क्रूशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं। क्या ज़्यादा चांसेस होते हैं उस टाइम में हमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के या फिर और भी किसी बीमारी के होने के? देखिए, जो तुमने अभी बात की प्यूबर्टी की या जी। प्रेगनेंसी की या मेनोपॉज की, ये ऐसे टाइम है जब मैक्सिमम हार्मोन्स का चेंज हमारी बॉडी में होता जी। है, और हार्मोन का ऑक्सीटोसिन जो है या उसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है कैल्शियम के साथ। हमारी बॉडी के साथ एक रिलेशनशिप है कि जी। जब ऑक्सीटोसिन कम होता है तो हमारी बॉडी में कैल्शियम भी कम होने लग जी। जाता है।
अब यही कारण है कि प्यूबर्टी के टाइम भी चेंजेस होते हैं, लेकिन जनरली घरों में क्या कहते हैं कि लड़कियों को दूध अब तो ये टाइम नहीं है और ये स्टाइल चेंज हो गए, लेकिन पहले क्या होता था कि जनरली दूध नहीं दिया जाता था लड़कियों जी। को, या प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको जब एक्स्ट्रा कैल्शियम और आयरन या विटामिन चाहिए, आपने उस टाइम वो नहीं लिए हैं, जी। या मीनोपॉज के टाइम भी आपने एक्स्ट्रा कैल्शियम नहीं लिया है, तो आपको ये बीमारियां हो सकती हैं। इसके जी। अलावा एंग्जाइटी, टेंशन और जो आपका ज़िंदगी के तमाम उलझने हैं और उनका जो बोझ आपके ऊपर है, उसमें अगर आप डिप्रेसिव मूड में चले गए हैं और जी। आपने अपना ख्याल नहीं रखा है, जी। आपने लेफ्ट ओवर्स खाए हैं या आपने बासी खाना खा लिया है जी। तमाम लंबे समय तक, लंबे जी। पीरियड के लिए, तो जी। ये फिर ज़्यादा अल्कोहल, जो अगर हम आजकल के टाइम की बात करें तो आपने ज़्यादा स्मोक करना शुरू कर दिया है, जी। ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल कर दिया है, या तब जी। किसी आप ड्रग उसमें पड़ गई हैं, या आपने अल्कोहल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें भी ऐसी हैं जो आपको इस बीमारी की तरफ ले जा सकती हैं। जी, बिल्कुल। तो जैसे कि विभा जी ने बताया कि बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करना है, अपनी अप्रोच सही रखना। लेफ्टओवर्स जैसे कि बहुत बार हमने देखा है, ख़ास तौर पर इंडियन वुमेन बहुत बार सिर्फ खाना बचाने के लिए आप लेफ्टओवर्स खा लेती हैं और लंबे समय तक अगर आप ये करती हैं तो आपकी सेहत के लिए ख़राब है। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर आप नहीं करती हैं तो ये भी आपके लिए गलत है, और साथ ही साथ अगर अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है तो किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी और डिजीज़ के लिए भी ये नुकसानदायक ही होता है, आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाए। विभा जी, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस के आपने बताया कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी जो खास पीरियड है उसमें किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। मेनोपॉज की अगर हम खास तौर पर बात करें, क्योंकि उस वक्त ये सबसे ज़्यादा बढ़ता है, ऐसे में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये क्या होती है और क्या ये इस चीज़ में मदद करती है, ऑस्टियोपोरोसिस में मदद करती है, किसी तरीके से इससे रिलेटेड है? देखिए, जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो बॉडी जी। में ना सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस का होना, और भी कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे जी। वाजाइनल ड्राइनेस है, या वेट एंग्जाइटी है, जी। हॉट फ्लशेस हैं, इसके अलावा वेट का बहुत कम हो जाना है या वेट का अचानक बहुत बढ़ जाना है, मूड जी। स्विंग्स हैं, बहुत सारी जो सिम्टम्स हैं इस एज में, इरिटेशन रहना फीमेल्स का, बिना बात पे गुस्सा आना, या आप किसी तरह ओवर रिएक्ट करना किसी जी। बात पे, या फिर डिप्रेशन में चले जाना, जी। ये तमाम इस तरीके की बातें होती हैं जो इस टाइम पीरियड पे होती हैं। जी। लेकिन अब अगर एलोपैथ में कहते हैं कि उस टाइम क्योंकि आपके बॉडी में हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना शुरू कर दें, जी। लेकिन आपको कभी भी पता नहीं चलता किसी भी टेस्ट से कि कौन सा हार्मोन कम हो रहा है और कौन सा हार्मोन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जी। उस हिसाब से एक बैलेंस्ड हार्मोन थेरेपी आपके लिए जो बनाई जाती है, कस्टमाइज की जाती है, वो पॉसिबल नहीं है। जी। इसलिए मेरा तो बिल्कुल भी मानना नहीं है कि इन सारे सिम्टम्स को, एक तो ये टाइम बीइंग होते हैं, थोड़े टाइम जी। में अपने आप सबसाइड हो जाते हैं, जी। क्योंकि बॉडी उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती है जी। और हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं जब वो टाइम जी। पीरियड निकल जाता है। जी। लेकिन अगर आपको हार्मोन्स को बैलेंस करना ही है, तो जो आयुर्वेद में दवाइयाँ हैं, जिसमें अशोका है, दशमूल है, अर्जुन है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो नेचुरल वे में आपके सारे इस हार्मोन सिस्टम को ठीक करता है और जी। बैलेंस करता है। जी। क्योंकि ब्लाइंड ट्रीटमेंट तो वहाँ भी है, आपको नहीं पता, आप सिर्फ हार्मोन रिप्लेस कर रहे हैं सोच के या जी। अंदाजा लगा के कि ये दे दें, तो इससे जी। बेटर है कि उन चीज़ों को दिया जाए जो नेचुरली बैलेंस करते हैं। बिल्कुल, जो कि नेचुरली बैलेंस करती हैं और सेफ भी होती हैं। विभा जी, क्या आपको डाइट में चेंजेस करने चाहिए, क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, और कौन सी दवाइयाँ आपको अपनी ज़िंदगी में आयुर्वेद की शामिल करनी है ताकि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या ना हो, और अगर है तो ठीक हो जाए? देखिए, डाइट की अगर बात करें तो कैल्शियम रिच डाइट तो सभी को अब मालूम है कि जी। जिसमें फाइबर है और या जिसमें कैल्शियम है, वो आप लें। लेकिन वो जी। डाइट्स क्या हैं? डेयरी जी। प्रोडक्ट्स हैं, आप हफ्ते में 2 दिन आप पनीर ले सकते हैं, हफ्ते जी। में 2-3 दिन आप फूल मखाने की सब्जी ले सकते हैं, जी। तिल आप रोज़ 2 चम्मच सुबह उठ के खाली पेट 1 गिलास दूध के साथ ले सकते हैं। जी। इसके अलावा आप आमा हल्दी ले सकते हैं, बराबर मात्रा में आमा हल्दी लें और साथ में अश्वगंधा लें, जी। और थोड़े से उसमें तिल भी मिला लें और मेथी भी मिला लें। जी। सपोज़ आपने 100-100 ग्राम लिया है तो 10-10 ग्राम आप मेथी और तिल भी मिला लें और जी। उनको आपस में पाउडर कर लें, और वो 1 चम्मच सुबह शाम खाना शुरू कर दें। जी। सब्जियों की बात करें तो ड्रम स्टिक्स जिसको हम कहते हैं, जी। या जिनको हम शालाकी कहते हैं, जी। बेसिकली आयुर्वेद में उसका नाम शालाकी है, तो शालाकी गुग्गुल भी ले सकते हैं, ड्रम स्टिक्स का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। जी। और ख़ास तौर पे सुहांजना, जिसको सहजन आम भाषा में कहते हैं, सहजन जी। बोलते हैं, कुछ लोग सुहांजना बोलते हैं, जी। उसके जो फूल आते हैं उसकी सब्जी बना के खा सकते हैं, जी। उसके पत्तों का डिकॉक्शन आप पी सकते हैं। जी। इसी तरह से अगर आप बहुत लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं तो रात को 2
चम्मच कैस्टर ऑयल का लेना भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, तो जैसे कि विभा जी ने कहा कि आपको अपनी डाइट को थोड़ा-सा रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ज़रूरी होता है कि तमाम कोशिशें आप सही उम्र से शुरू कर दें। हम लोग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक हमें परेशानी नहीं होती है, तब तक हम कोई भी प्रिवेंटिव स्टेप नहीं लेते हैं। लेकिन प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करें, अपनी डाइट में चेंजेस करें, लाइफ़ के प्रति जो आपकी अप्रोच है, उसमें चेंजेस करें। स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी, ये तमाम परेशानियाँ को बढ़ाती है और उसमें ऑस्टियोपोरोसिस भी एक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी में तनाव और स्ट्रेस को ना आने दें। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऑस्टियोपोरोसिस जो एक ऐसी समस्या है, अगर आपकी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, बहुत ज़्यादा उनमें प्रॉब्लम होने लगी है, तो क्या आपको करना चाहिए? क्या कोई रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है या फिर किस तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है? किस तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस से और बीमारियाँ ना बढ़ती जाएँ, इसकी कोशिश की जा सकती है? देखिए, एकमात्र डाइट ऐसी चीज़ है जिसमें आप कैल्शियम का लेवल ठीक कर दें और जो आपकी बोन्स की डेंसिटी कम हो गई है, आप उसको ठीक कर लें। वो जी, उसमें कुछ आपको दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं। जैसे मैंने बताया कि अश्वगंधा ले लें और आमा हल्दी ले लें। इनको मिला के लेने से ही काफ़ी हद तक आपकी जो कार्टिलेज जी, रिफॉर्मेशन है वो ठीक हो जाती है। जी, और दूसरा, जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान या जो एक फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान एक फिजिशियन सोचता है कि आपके लिए दवा ठीक हो सकती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जी, आप शालाकी गूगल का इस्तेमाल कर सकते जी, हैं। तो इन चीज़ों को लेने से और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना बेहद ज़रूरी है। जो बिल्कुल। डिसिप्लिन लाइफ़स्टाइल है कि आप थोड़ा टाइम पे उठें, थोड़ी चहलकदमी ज़रूर करें, जी, कोई एक्सरसाइज़ जो आपके लिए एडवाइजेबल है वो करें, बहुत जी, उकड़ू ना बैठें। जी, ब जो आपके जोड़ हैं, कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा बेंट ना हो, पैरों के भार पे जो बैठा जाता है, पैरों के बल जी। पे जो बैठा जाता है, उसको अवॉइड करें। तो ये सारी चीज़ें करें, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगी। बिल्कुल, तो जैसे कि विभा जी ने बताया कि आप अगर अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़े से चेंजेस करते हैं, कुछ दवाइयों को शामिल करते हैं, डाइट को बेहतर रखते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है। और साथ ही साथ कहते हैं कि अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस से बचना चाहते हैं, तो गार्डनिंग, जी हाँ, बागबानी करना भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ होता है। इसलिए एक्सरसाइज़ को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें, चाहे वो गार्डनिंग के तौर पे हो या फिर रेगुलर वॉक या जॉगिंग के तौर पे। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो विभा जी, आज आपने हमें इतना वक्त दिया, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में इतना कुछ बताया, उसके समाधान बताए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।